हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो वातावरण से ऊष्मा क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा वातावरण में क्या करती हैं? बाहर निकालती हैं, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। तो इस प्रकार अगर रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो उस अभिक्रिया के दौरान ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा वातावरण में बाहर निकालता है, माने ऊर्जा को बाहर वातावरण में मुक्त करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए, जैसे ग्रेफाइट है। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को भी हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ये ग्रेफाइट है, ये ऑक्सीजन है। अगर हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ ही साथ 94 किलो जूल, और साथ ही साथ यहाँ पर 94 किलो जूल ऊर्जा भी मुक्त होती है। यही ध्यान देना है। साथ ही साथ 94 किलो जूल ऊर्जा यहाँ से क्या होती है? मुक्त होती है। मतलब वातावरण में ऊर्जा क्या हो जाता है? निकल जाता है। मतलब ये जो अभिक्रिया है, ये आपका ग्रेफाइट और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO2 बनाया और साथ ही साथ 94 किलो जूल ऊष्मा वातावरण में बाहर निकाल दिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपका है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण करने वाला, ऊष्मा को बाहर निकालने वाला। तो आप समझ गए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा कहाँ निकल जाती है? बाहर निकलती है। तो जहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिर्फ यही नहीं, और भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे CaO प्लस H2O। CaO क्या है? कली चूना है। और जब कली चूना को पानी में भिगोया जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि जब चूना को पानी में भिगोते हैं तो पूरा पानी गर्म हो जाता है। पूरा पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। देखिए, जब कली चूना को पानी में भिगोते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ये बन गया बुझा चूना। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ वहां पर काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और उसी ऊर्जा से पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये दो आपके एग्जाम्पल होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? बाहर जाती है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा को दिखाना होता है तो हम उत्पाद के तरफ प्लस करके ऊर्जा को दिखाते हैं। तो उत्पाद के तरफ प्लस करके जब ऊर्जा दिखाएंगे तो समझिएगा कि वो ऊर्जा बाहर निकल रहा है। इसके अलावा दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब होता है अवशोषण करना। और किसका? ऊष्मा का। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वातावरण से ऊष्मा क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वातावरण से बाहर से ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ
गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के साथ साथ ये वातावरण से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। कितना? तो 45 किलो जूल। 45 किलो जूल ऊष्मा क्या करता है? वातावरण से ग्रहण कर लेता है। तो चूंकि ये ऊर्जा वातावरण से ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम इस ऊर्जा को जब लिखेंगे तो उत्पाद के साथ क्या लगा के लिखेंगे? माइनस लगा के लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्पाद के साथ क्या लगा के लिखेंगे? माइनस लगा के लिखेंगे। ये हर हाल में आपको ध्यान में रखना है कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा कहाँ निकलती है? बाहर जाती है। ऊष्माशोषी में ऊर्जा कहाँ आता है? वातावरण से अंदर आता है। ठीक है। ऊष्माक्षेपी में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम उत्पाद के साथ प्लस लगाकर लिखते हैं, और ऊष्माशोषी में जो ऊर्जा ग्रहण किया जाता है उसको उत्पाद के साथ माइनस लगा के लिखते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस O2, और इधर माइनस लगा के लिखे हैं तो अगर इधर लिखना चाहे तो प्लस लगा के लिख सकते हैं, प्लस 45 किलो जूल, और ये बन गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब हम पढ़ते हैं आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है। अब हम समझते हैं आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, आक्सीकरण अभिक्रियाएं का मतलब क्या है? यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा या किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, मतलब कि यदि किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, उसको हम बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है। और इसी का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तहां इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। जैसे सोडियम है, तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्या करता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनता है। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया होता है? आक्सीकरण। लेकिन इसके उल्टा क्लोरीन में होता है। क्लोरीन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनता है। आपको पता है कि सोडियम के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह अपना अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह अपना अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वहाँ पर आक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा वहाँ पर क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है। तो आक्सीकरण में आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। और अपचयन में ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी और यहाँ इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, तो वहाँ पर आक्सीकरण होता है, और जहाँ पर किसी पदार्थ द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होता है। अब एक चीज ध्यान देना कि इस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला पदार्थ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला पदार्थ आक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आक्सीकारक पदार्थ। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो आक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? आक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो हमारा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ है, मतलब यही क्लोरीन है जिसके चलते ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो ग्रहण कर रहा है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो आक्सीकारक पदार्थ कहलाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला पदार्थ, त्याग करने वाला पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाता है। अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सोडियम क्या है? अपचायक पदार्थ है, और क्लोरीन क्या है? आक्सीकारक पदार्थ है। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर
जो अभिक्रिया हो रहा है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो अभिक्रिया हो गया कौन, ऑक्सीकरण। लेकिन इस पदार्थ को हम बोले कि क्या है, अपचायक है। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो अभिक्रिया तो यहाँ अपचयन का हो रहा है। लेकिन अपचयन की अभिक्रिया जो करने वाला पदार्थ है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला जो पदार्थ है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, यहां ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि भी होती है। मतलब कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु में वृद्धि हो रही है, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो रही है, तो उस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, माने हाइड्रोजन परमाणु की कमी हो रही है, तो उस अभिक्रिया को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचानने के 3 तरीके हैं, 3 तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। पहला, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होती है तो वहां भी ऑक्सीकरण हो रहा है। या वह अभिक्रिया जहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अलग होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा था, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी होगा। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु की कमी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया। और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर अभिक्रियाओं में जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तहाँ अपचयन भी होता है, क्योंकि एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो कोई ना कोई उसको ग्रहण करने वाला जरूर रहेगा। तो मैक्सिमम अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ क्रिया होती है, तो उस दोनों क्रियाओं को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।